The distance between past, present, and future is only a stubbornly present illusion. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइम ट्रेवल वेब सीरीज डार्क की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और थ्रिल से भरा हुआ है और इसकी स्टोरी को समझ पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, डार्क एक जर्मन वेब सीरीज है जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। वहीं अगर आपने 1899 वेब सीरीज देख रखी है तो आपको पता होगा कि उसे डार्क के मेकर्स ने ही बनाया है, पर अभी तक डार्क वेब सीरीज हिंदी में रिलीज नहीं हुई है और यही कारण है कि आप में से कई लोग इस सीरीज को इंग्लिश में देखने के बाद भी इसकी कहानी को ठीक ढंग से नहीं समझ पाए। इसीलिए अगर आप इस सीरीज को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 3 सीजन्स हैं और इस वीडियो में मैं डार्क सीजन 1 के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में मैं एपिसोड के खाली इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ही कवर करूंगा ताकि हम आसानी से इस सीरीज को समझ सकें। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। वहीं अगर आप इस सीरीज को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इस सीरीज में दिखाई गई फैमिलीज और उनके कैरेक्टर्स के बारे में एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस सीरीज में कई सारी फैमिलीज हैं और उनमें ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं वीडियो में सही वक्त आने पे करूंगा। वहीं इस सीरीज में दिखाई गई टाइमलाइन लीनियर वे में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में जो बीत गया वो पास्ट है और आने वाला समय हमारा फ्यूचर है। वहीं हम अभी जिस टाइम में जी रहे हैं वो प्रेजेंट होता है, पर इस सीरीज के अनुसार ये बात सच नहीं है और हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक नेवर एंडिंग लूप में कनेक्टेड है, जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सीरीज की शुरुआत में हम 2 फैमिलीज को देखते हैं जिसमें एक है कैनवल फैमिली, वहीं दूसरी निल्सन्स फैमिली होती है। कैनवल्ड फैमिली में टोटल 4 लोग होते हैं जिसमें एल्डर मेंबर है आइनस कैनवल्ड, वहीं उनके बेटे का नाम माइकल कैनवल्ड है और उनकी वाइफ हैना कैनवल्ड और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम जॉनस है। वहीं निल्सन फैमिली में टोटल 6 लोग होते हैं जिसके एल्डर मेंबर है ट्रॉन्टे निल्सन, उसके बेटे का नाम अल्रिक निल्सन है और उसकी वाइफ का नाम कैथरीन होता है। वहीं उसके टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें मैग्नस, मार्था और मिकेल है। वहीं इस सीरीज में हम टोटल 3 टाइमलाइंस को देखते हैं जिसमें 1953, 1986 और 2019 है। कहानी शुरू होती है 2019 से, जहां पे हम माइकल कैनवल्ड को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर के बुरी तरह परेशान होते हैं और अब एक नोट लिखने के बाद वो खुद को फांसी लगा के वहीं पे मार लेते हैं। वहीं मरने से पहले माइकल ने जो नोट लिखा था उस पे क्लियरली लिखा हुआ था कि इस नोट को 4 नवंबर को रात को 10:13 के बाद ही खोला जाए। जिसके बाद अगले ही सीन में हम आइनेस कैनवल्ड को देखते हैं जो कि माइकल की माँ होती है और वो 4 नवंबर का इंतजार करती है ताकि वो उसका सुसाइड नोट पढ़ सके। जिसके तुरंत बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीरीज के लीडिंग कैरेक्टर जॉनस की तरफ मुड़ जाती है जो कि अपने नींद में झटके से उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉनस के पिता माइकल के मरने के बाद जॉनस को अपने पिता से रिलेटेड कुछ डरावने सपने आते थे और अब हम आगे जान पाते हैं कि जॉनस अपने पिता के मरने के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगा था, जिसकी वजह से वो कॉलेज भी नहीं जाता है। और अब अगले सीन में हम जान पाते हैं कि जोनस की मां हैना का अफेयर अल्रिक निल्सन के साथ चल रहा था और इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस को देखते हैं जो कि काफी समय बाद अपने कॉलेज पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड बार्थोस टाइडमैन से मिलता है। अब यहाँ पे मैं टाइडमैन फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें अलेक्जेंडर टाइडमैन और रेजिना है और उनके लड़के का नाम बार्थोस है। वहीं अब अगले सीन में हम मार्था को देखते हैं जो कि अल्रिक निल्सन की बेटी होती है। वहीं अब बातों बातों में हम जान पाते हैं कि मार्था पहले जॉनस को पसंद करती थी पर फिलहाल वो अभी बार्थोस को डेट कर रही थी। वहीं अगले ही सीन में हम जान पाते हैं कि शहर में एक एरिक नाम का लड़का पिछले 15 दिनों से गायब होता है जिसे अल्रिक ढूंढ रहे थे क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और यहाँ पे अल्रिक के सीनियर का नाम होता है शॉर्ले डॉपलर। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से डॉपलर फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे इस फैमिली में सबसे एल्डर मेंबर है हेल्गे डॉपलर, वहीं उनके बेटे का नाम पीटर
डॉपलर होता है। पीटर की वाइफ का नाम सॉर्ले डॉपलर है और उनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ हैं। वहीं अल्रिक के इस बच्चे को ढूंढते दौरान हम इस टाउन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही अजीब बातों को जान पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्रिक का कहना होता है कि जैसे आज एरिक नाम का लड़का गायब हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आज से 33 साल पहले अल्रिक का भाई मैट्स नील्सन भी गायब हो गया था, जिसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस और उनके दोस्तों को देखते हैं जो कि किसी ड्रग्स के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि एरिक नाम का लड़का गायब होने से पहले विंडन केव के पास में कोई ड्रग्स छुपा के गया था और ये सभी लोग उसी ड्रग्स को निकालने की बात कर रहे थे। जिसके बाद अगले ही सीन में हम एरिक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि किसी अजीब तरह के रूम में बंद होता है और उस रूम के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। जिसके बाद एक बार फिर से हम जोनस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी ड्रग्स को निकालने जाते हैं, जहाँ पे इन सभी का कहना होता है कि आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जिसके कारण वो आसानी से विंडन केव के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पे अल्रिक के तीनों बच्चे मैग्नस, मार्था और मिकेल जोनस और बार्टोस के साथ में उसी केव की तरफ निकल पड़ते हैं और जब वो केव के पास पहुंच करके ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पे फ्रांसिस्का डॉपलर आती है जिसने उस ड्रग्स को पहले ही ढूंढ लिया था। अब यहाँ पे ड्रग्स को पाने के लिए इन सभी लोगों में झड़प हो जाती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी विंडन केव के अंदर से कोई तेज ग्राउलिंग सुनाई देती है, जिसे सुन करके ये सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और तेजी से भागते हुए जब वो लोग जंगल से बाहर आते हैं तब वो लोग ये नोटिस करते हैं कि इस भाग दौड़ में अल्रिक का सबसे छोटा बेटा मिकेल गायब हो गया होता है। और अब ये सब कुछ देख करके ये लोग बुरी तरह परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही मिकेल को ढूंढना शुरू करते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलता है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो तुरंत ही अल्रिक नील्सन को कॉल करते हैं और जब अल्रिक को अपने छोटे बेटे के गायब होने की खबर मिलती है तब वो बुरी तरह से टूट जाते हैं और वो तुरंत ही एक बड़ी पुलिस फोर्स को लेकर के विंडन केव के आसपास मिकेल को ढूंढना शुरू करते हैं। और उसी दौरान वहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है और ये लाश एक छोटे बच्चे की होती है, जिसे देख करके अल्रिक बुरी तरह से डर जाते हैं। पर इस लाश को ध्यान से देखने के बाद वो जान पाते हैं कि ये उनका बेटा मिकेल नहीं होता है और ये देख करके अल्रिक थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे कॉलेज की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ पर कोई बूढ़ा इंसान अचानक से आकर के सभी को डिस्टर्ब करने लगता है और वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा था, जिसमें वो बार बार कह रहा था इज गोइंग हैपन अगेन, यानी कि ये सब कुछ दोबारा से रिपीट होगा। अब थोड़ी ही देर बाद हम जान पाते हैं कि ये बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि हेल्गे डॉपलर होता है, जो कि सॉर्ले डॉपलर का फादर इन लॉ है, जो कि कई सालों से बीमार होते हैं और ये बार बार यही लाइन दोहराते हैं। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगले ही सीन में हम अल्रिक नील्सन को देखते हैं जिसे विंडन केव के पास उस अनजान बच्चे की लाश मिली थी, जहाँ पे उस बच्चे के पास एक छोटा वॉकमैन मिलता है जिसमें 1980s के सॉन्ग बज रहे थे। वहीं हैरानी वाली बात तो ये होती है कि इस बच्चे के पहनावे से ये भी 1980s का मालूम देता है। अब जाहिर तौर पर ये सब कुछ काफी अजीब और खतरनाक था, जिसके बारे में अल्रिक और उनके पूरे पुलिस टीम को कुछ भी पता नहीं होता है। वहीं अगले ही सीन में हम माइकल की माँ आइनेस कैनवल्ट को देखते हैं जिसके पास माइकल का वही सुसाइड नोट होता है, जहाँ पे हम जान पाते हैं कि आज 4 नवंबर है और जैसे ही रात के 10:13 होते हैं आइनेस इस सुसाइड नोट को पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद वो अजीब कारण से तेजी से रोने लगती हैं। अब ऐसा क्या था इस सुसाइड नोट के अंदर, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हम गायब हुए एरिक को देखते हैं जिसे किडनैप करके किसी अजीब से चेयर पे बांध रखा था और इसे देख करके हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर शायद कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और यहाँ पर हम एक ब्लैक हुडी में एक आदमी को देखते हैं जो कि इस चेयर को फिक्स कर रहा था, जिसके बाद वो आदमी एरिक के गले में एक लॉकेट को लटकाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाती है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम हेल्गे डॉपलर को देखते हैं जो कि वही सेम लाइन इज गोइंग हैपन अगेन बार बार बोल रहे थे और तभी हम देखते हैं कि उनके घर की लाइट तेजी से फ्लिकर करती है और उसी दौरान हम इस टाउन से जुड़ी हुई एक और अजीब बात जान पाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस टाउन में अक्सर लाइट्स फ्लिकर करती हैं और जब जब ऐसा होता है तब वहाँ पे कई सारी बर्ड्स मरी हुई मिलती हैं। अब अगले सीन में हम अल्रिक नील्सन को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके अल्रिक उस डॉक्टर से जंगल में मिली हुई उस अनजान बच्चे की लाश के बारे में बात करने लगते हैं
जहाँ पे डॉक्टर का कहना होता है कि इस बच्चे के ईयर ड्रम्स पूरी तरह से फट चुके हैं। अब यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है। वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे के पहनावे और उसके सारे सामान से यही पता चलता है कि ये बच्चा 1980s के समय का है। वहीं दूसरी तरफ हम उस बच्चे के गले में वही सेम लॉकेट देखते हैं जिसे उस अनजान आदमी ने एरिक के गले में लटकाया था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अल्रिक के पिता ट्रॉन्टे नील्सन और पीटर डॉपलर की तरफ मुड़ जाती है, जो कि किसी बात को लेकर के काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अल्रिक को देखते हैं जो कि विंडन केव में मिकेल को ढूंढ रहे थे, और उसे ढूंढते दौरान अल्रिक को विंडन केव के अंदर एक अनजान दरवाजा मिलता है जो कि पास ही के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कनेक्ट करता है। और अब ये देख करके अल्रिक को लगता है कि शायद मिकेल इसके अंदर से ही गायब हो गया होगा। और अब अल्रिक इस पावर प्लांट को सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करते हैं, पर यहाँ पे अल्रिक के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि पावर प्लांट एक हाई सिक्योरिटी एरिया था। प्रेजेंट टाइम में इस पावर प्लांट के ओनर अलेक्जेंडर टाइडमैन थे, जो कि बार्थोस टाइडमैन के पिता थे। वहीं अलेक्जेंडर की वाइफ रेजिना एक होटल चलाती थी। वहीं दूसरी तरफ सर्च वारंट रिजेक्ट होने की वजह से अल्रिक बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही अलेक्जेंडर टाइडमैन के पास पहुंचते हैं और वो अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पावर प्लांट को सर्च करने की इजाजत दे, पर अलेक्जेंडर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। और उसी दौरान हम जान पाते हैं कि अलेक्जेंडर किसी बात को लेकर के परेशान होते हैं और वो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि अल्रिक से मिलने आती है। अब यहाँ पर अल्रिक और हैना का अफेयर था, पर अपने बेटे के गायब होने की वजह से अब अल्रिक हैना को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसी बात से हैना काफी ज्यादा नाराज होती है और वो अपने अफेयर को आगे बढ़ाना चाहती है, पर यहाँ पे अल्रिक का कहना होता है कि अभी उसके पास समय नहीं है। वहीं अगले ही सीन में हम जॉनस को देखते हैं जो कि अपने पिता के कमरे में होता है, और उसी दौरान जॉनस की नजर वहाँ पे एक दीवार पे पड़ती है, जिसे चेक करने पर जॉनस को पता चलता है कि यहाँ पर उसके पिता ने कुछ चीजों को छुपाया था। जॉनस को वहाँ पर एक मैप मिलती है जो कि विंडन केव की होती है, और यहाँ पर विंडन केव के बारे में काफी ज्यादा थियरीज लिखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम विंडन केव के अंदर से कोई हुडी वाले इंसान को बाहर आते हुए देखते हैं, और वो इंसान केव से बाहर आकर के तुरंत ही विंडन होटल में पहुंचता है, और इस होटल को रेजिना चलाती थी। वो इंसान विंडन होटल में आकर के एक कमरा बुक करता है, और कमरे में आने के बाद वो इंसान कमरे की दीवार पर कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर कटिंग्स को लगाता है, जिसमें एक आर्टिकल मिकेल के गायब होने की होती है, जिसमें लिखा होता है वेयर इज मिकेल, और वो अनजान इंसान वेयर शब्द को काट करके लिखता है व्हेन इज मिकेल, यानी कि मिकेल कब है। वहीं दूसरी तरफ हम उस अनजान इंसान के पास एक अजीब सी मशीन को देखते हैं जो कि दिखने में एकदम टाइम मशीन जैसी दिख रही थी। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हम पहली बार गायब मिकेल को देखते हैं जो कि विंडन केव से बाहर आता है, और केव से बाहर आने के बाद वो तुरंत ही अपने घर की तरफ भागता है, और जब वो अपने घर पे पहुंच करके अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वहां पर एक लड़का उसे घर के अंदर जाने से रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ उस नए लड़के का कहना होता है कि वो इस घर में ही रहता है, और ये बोलने के बाद वो लड़का उस घर को लॉक करके जाने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि उस लड़के को अल्रिक कह करके बुलाती है, और इतना सुनने के बाद मिकेल बुरी तरह से हैरान हो जाता है। और जब मिकेल अपने पास ही पड़ी हुई न्यूज़पेपर को उठाता है तब उसमें डेट होती है 5 नवंबर 1986, और यहाँ पे सीरीज का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि यहाँ पे मिकेल किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके 1986 में आ गया था, और यहाँ पर वो अपने ही माता पिता से मिलता है जो कि इस वक्त एक टीनेजर होते हैं, क्योंकि वो दूसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ कैथरीन होती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम मिकेल को देखते हैं जो कि 1986 में पहुंच गया था, और अब वो बुरी तरह से कंफ्यूज सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अब जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है इसीलिए वो तुरंत ही कॉलेज पहुंचता है। वहां पहुंच करके वो अपनी माँ कैथरीन और हैना से मिलता है, और वो दोनों इस वक्त तक कॉलेज में ही पढ़ रही थी। मिकेल उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर जाहिर तौर पर यहाँ पर उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि हैना बचपन से ही अल्रिक को पसंद करती थी, पर वो कैथरीन को डेट कर रहा था। वहीं अब मिकेल वहाँ से निकल करके तुरंत ही पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ पे उसके हिसाब से उसके पिता काम करते हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईयर 1986 था, और इस टाइमलाइन में पुलिस ऑफिसर थे ईगॉन टाइडमैन। मिकेल वहाँ पहुँच करके ईगॉन को बताता है कि वो फ्यूचर
फ्यूचर से आया है और उसके पिता का नाम अल्रिक नील्सन है। अब जाहिर तौर पर ईगॉन ये बात सुनकर के उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं और ईगॉन को ऐसा लगता है कि अल्रिक ने उनके ऊपर कोई मजाक किया है, क्योंकि यहाँ पे ईगॉन अल्रिक नील्सन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अल्रिक के भाई मैट्स के गायब होने में अल्रिक नील्सन का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ ईगॉन देखते हैं कि मिकेल के शरीर पे काफी ज्यादा चोट लगी होती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ के हॉस्पिटल में कॉल करते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। अब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मिकेल की मुलाकात आइनेस से होती है, जो कि एक ऑर्फन होती है। आइनेस मिकेल से कई सवाल करती है, पर जाहिर तौर पर मिकेल इसका कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे मिकेल बुरी तरह से डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसके आसपास काफी ज्यादा अजीब चीजें हो रही थी। पर आइनेस के बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद फाइनली वो बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। और अब इतना सुनने के बाद आइनेस को बहुत अजीब लगता है और वो उसके बात का विश्वास नहीं करती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम 1986 में भी कुछ अजीब घटनाओं को होते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2019 की तरह लाइट्स फ्लिकर करते थे और यहाँ पर भी कई सारे बर्ड्स मरे हुए मिलते हैं। वहीं अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक किसान के फार्म में कई सारी सीप्स मरी हुई होती हैं और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इन सीप्स के ईयर ड्रम्स फटे हुए होते हैं। इस केस की तहकीकात ईगॉन टैडमैन कर रहे थे और वो इस टाउन में हो रही अजीब घटनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। वहीं अगले ही सीन में हमें क्लॉडिया को दिखाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की न्यू बॉस चुनी जाती है, जिसके बाद क्लॉडिया तुरंत ही पावर प्लांट में पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात हेल्गे डॉपलर से होती है, जो कि उसे वेलकम करते हुए एक बुक गिफ्ट करता है, जिसका नाम होता है ए जर्नी थ्रू टाइम। अब यहाँ पे क्लॉडिया काफी ज्यादा समझदार होती है, इसीलिए वो अपने पहले ही दिन पर पावर प्लांट के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी ढूंढ निकालती है, जिसके बाद क्लॉडिया ये बात तुरंत ही पावर प्लांट के ओनर बर्न डॉपलर को बताती है, जहाँ पे बर्न डॉपलर का कहना होता है कि इस बात के बारे में तुम्हें सबसे छुपाना होगा। और अब बर्न डॉपलर क्लॉडिया का ध्यान यहाँ से हटाने के लिए एक अजीब सी जगह पे ले जाते हैं, जो कि पावर प्लांट के बेसमेंट में होती है, जहाँ पे हम ढेर सारे बैरल्स को रखा हुआ देखते हैं। अब हमें यहाँ पे नहीं पता चलता है कि इन बैरल्स के अंदर आखिर क्या है, पर इन बैरल्स में आखिर क्या है इसके बारे में आपको सीजन 2 में पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के मिकेल की तरफ मुड़ जाती है, जो कि हॉस्पिटल में होता है। और अब मिकेल मौका पा करके हॉस्पिटल से भाग निकलता है। मिकेल हॉस्पिटल से भाग करके तुरंत ही विंडन केव के पास में पहुंचता है, क्योंकि उसे अपने रियल टाइमलाइन में वापस जाना था। पर तभी मिकेल का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं घायल होके गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम 2019 में अल्रिक नील्सन को देखते हैं, जो कि उसी केव में मिकेल को ढूंढ रहे थे और वो विंडन केव के अंदर लगे हुए पत्थर के दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसी दौरान हम मिकेल और अल्रिक को सेम जगह पे बैठा हुआ देखते हैं, पर यहाँ पे अल्रिक 2019 में होते हैं, वहीं मिकेल 1986 में होता है। वहीं एक सीन में हम 1986 में सॉल्रे डॉपलर को देखते हैं और वहाँ पे तेजी से लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, जिसके बाद कई सारी बर्ड्स मरी हुई मिलती हैं और सॉल्रे डॉपलर उन मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट कर रही थी। वहीं एपिसोड 3 के आखिर में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिसका नाम HG टेनाहॉस होता है, जिसे हम एक मशीन को ठीक करते हुए देखते हैं, जिसे हमने 2019 में एक अनजान आदमी के पास देखा था, जो कि केव के अंदर से बाहर आया था। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में 2019 में हम हेल्गे डॉपलर को देखते हैं, जो कि बार बार वही एक ही शब्द इज गोइंग हैपन अगेन बोलते रहते थे। वहीं हेल्गे बार बार विंडन केव की तरफ भागते रहते थे और उनका कहना होता है कि वो किसी को रोकना चाहते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम पीटर और शॉर्ले डॉपलर को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ होते हैं, जहाँ पे अब हमें ये भी पता चलता है कि शॉर्ले की छोटी बेटी एलिजाबेथ गूंगी और बहरी होती है। वहीं बातचीत के दौरान पीटर और शॉर्ले में झड़प हो जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पीटर कुछ महीनों से लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और इस बात से शॉर्ले बहुत ज्यादा परेशान होती है। पर यहाँ पे शॉर्ले इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसे विंडन शहर में चल रही अजीब घटनाओं के बारे में जानना था। अब यहाँ पे विंडन शहर में चल रही अजीब घटनाओं की वजह से शॉर्ले अपने बेटी एलिजाबेथ को खुद ही स्कूल ड्रॉप करती है और स्कूल पहुंचने के बाद एलिजाबेथ अपने एक दोस्त से मिलती है, जिसका नाम यासीन होता है। वहीं अगले ही सीन में हम शॉर्ले को देखते हैं, जो कि इस केस की जांच करते दौरान शॉर्ले उस समय की वीडियो फुटेज चेक करती है जब मिकेल गायब हुआ था। और उस फुटेज के एक सीन में शॉर्ले का हस्बैंड पीटर एक कार में जाते हुए दिखाई दे जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ले को पीटर के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए
शॉर्ले तुरंत ही उसी वीडियो फुटेज वाली लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसे एक बंकर मिलता है जो कि पिछली कई पीढ़ियों से डॉपलर फैमिली का ही होता है। अब यहाँ पे शॉर्ले उस बंकर की छानबीन कर ही रही थी कि तभी पावर प्लांट से उसे कॉल आ जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि अल्रिक नील्सन बिना सर्च वारंट के पावर प्लांट के अंदर अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद अगले ही सीन में हम जॉनस को देखते हैं जो कि विंडन केव की मैप को ठीक से समझने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अब जॉनस को उस मैप में कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही विंडन केव में पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस अनजान आदमी को देखते हैं जो कि विंडन केव के पास में जॉनस के ऊपर नजर रख रहा था, पर केव के अंदर जाने के बाद भी जॉनस को वहाँ पे कुछ खास पता नहीं चलता है, इसीलिए वो वहाँ से निकल करके तुरंत ही घर आ जाता है। और अब जॉनस जब घर में होता है तभी वो अनजान इंसान जॉनस के कमरे में घुस आता है और वो विंडन केव की मैप पर कुछ चीजों को लिख देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि स्कूल खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रही थी, पर काफी देर रुकने के बाद जब वहाँ पे कोई नहीं आता है, इसीलिए एलिजाबेथ पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद उसके पिता पीटर स्कूल में उसे पिकअप करने के लिए पहुंचते हैं, पर स्कूल के लोगों का कहना होता है कि वो यहाँ से कब का निकल चुकी है। और इतना सुनने के बाद पीटर बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि बाकी बच्चों की तरह एलिजाबेथ भी गायब हो चुकी है। इसीलिए वो तुरंत ही शॉर्ले को फोन करके बताते हैं। और अब इतना सुनने के बाद शॉर्ले अपने पुलिस फोर्स के साथ विंडन के जंगलों में एलिजाबेथ को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। जिसके बाद वो लोग घर वापस चले आते हैं, पर तभी अचानक आधी रात के वक्त एलिजाबेथ वापस आ जाती है। अब यहाँ पे शॉर्ले बुरी तरह से हैरान एलिजाबेथ से सवाल करती है कि वो आखिर अब तक कहाँ पे थी, जहाँ पे एलिजाबेथ का कहना होता है कि वो पैदल ही स्कूल से घर वापस आ रही थी। पर तभी उसे एक अनजान इंसान मिला जिसका नाम नोआ था और उस अनजान इंसान ने एलिजाबेथ को एक घड़ी दी। अब यहाँ पर उस घड़ी को देखने के बाद शॉर्ले बुरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि ये घड़ी उसी की होती है जो कि कई साल पहले उससे खो गई थी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के फ्रांसिस्का की तरफ मुड़ जाती है जो कि मैग्नस के साथ में होती है और इनका अफेयर चल रहा था। वहीं अगले ही सीन में हम बूढ़े हेल्गे को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंचा होता है और उसी दौरान हेल्गे अपने डॉक्टर से बताता है कि उसे किसी नोआ नाम के आदमी को रोकना है। वहीं एपिसोड 4 के लास्ट में हम एक अनजान इंसान को देखते हैं जो कि हुडी में होता है और वो एलिजाबेथ के बेस्ट फ्रेंड यासीन को अपने साथ ले जाता है और उस अनजान इंसान का कहना होता है कि उसे नोआ ने भेजा है। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डार्क सीजन 1 के 4 एपिसोड की कहानी, जहाँ पे हम अब तक कई चीजों को जान पाए, पर यहाँ पे कई सवाल ऐसे भी हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, जैसे कि मिकेल अचानक से ही 1986 में कैसे पहुंच गया और उसी तरह से 1986 में अचानक से ही मैट्स नील्सन जो कि अल्रिक का भाई होता है वो भी गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ विंडन केव में आखिर कौन सा राज छुपा हुआ है, विंडन शहर में लाइट्स फ्लिकर क्यों करती हैं, वहीं जंगल में मिली हुई बच्चे की लाश आखिर किसकी है, वहीं आखिर में ये नोआ नाम का आदमी आखिर है कौन और वो छोटे बच्चों को क्यों किडनैप कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है, पर इन सभी सवालों के जवाब मेरे आगे आने वाली एपिसोड में आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि इसका प्लॉट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और थ्रिल से भरा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसके आगे के एपिसोड की वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप मेरी 1899 पे बनी हुई सीरीज की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।